गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपिका ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, हमने लास्ट डिस्कस किया था C++ के बारे में। वी आर गोइंग टू टेक द लेक्चर ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++ लैंग्वेज। लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्या क्या कॉन्सेप्ट थे और C++ क्या है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब अपन कैरी ऑन कर रहे हैं इसी चैप्टर को आगे की ओर। तो आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इन C++। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे C लैंग्वेज के अंदर इनपुट आउटपुट के लिए हमें वहाँ पर अलग से हेडर फाइल्स थी और उन हेडर फाइल्स में हमें इनपुट आउटपुट फंक्शन अलग अलग प्रोवाइड कराए थे, जैसे स्कैन है, प्रिंट है, इस तरह आपके और भी अदर फंक्शन थे जिसको अपन इनपुट आउटपुट के तौर पर अपने काम में ले रहे थे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर C++ के अंदर देयर आर नो हेडर फाइल इन C++ में इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए कोई अलग से कोई ऐसी हेडर फाइल नहीं है, क्योंकि अपन ने जब इसके बारे में डिस्कस किया कि ये क्या आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका मतलब क्या है कि सारा ऑब्जेक्ट बेस्ड पे काम होगा। तो यहाँ पर C++ में इंस्टेड ऑफ लाइब्रेरी फाइल हेडर फाइल इट्स यूजर्स लाइब्रेरी क्लासेस के बारे में अपन ने लास्ट में डिस्कस भी किया था, जिसमें हमने बताया था कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होता है। तो फ्रेंड्स, C++ में लाइब्रेरी क्लास भी क्लासेस दो तरह की होती है, एक लाइब्रेरी क्लासेस है और एक यूजर डिफाइंड क्लासेस। लाइब्रेरी क्लासेस क्या है, ये C++ लैंग्वेज की लाइब्रेरी में पहले से बिल्टअप है, तो प्री प्रोसेस है, कंपाइल है, हम इसको डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने के लिए भी C++ ने हमें कुछ लाइब्रेरी क्लासेस दी है। उन लाइब्रेरी क्लासेस को हम स्ट्रीम क्लासेस के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले जो इनका मेन पेरेंट जो क्लास है, उस पेरेंट क्लास को हम बोलते हैं IOS मीन्स इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इस नाम से एक क्लास जानी जाती है और इस क्लास के ही बाकी पैरेलल चाइल्ड क्लासेस ड्राइव की गई है जो अपने अलग अलग फीचर के साथ काम करती है। तो iOS में हम अपनी 3 चाइल्ड क्लासेस बनाई है, जिसके अंदर पहली क्लास है iStream। तो iStream क्या है? iStream का मतलब है इनपुट स्ट्रीम क्लास। इनपुट स्ट्रीम क्लास हमें क्या कहती है? इनपुट स्ट्रीम क्लास कहती है कि साहब आपको C++ में किसी भी तरह के कुछ इनपुट ऑपरेशन अगर आपको करना चाहते हैं आप, तो आप इस क्लास के मेंबर्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है बफर स्ट्रीम, जो मेमोरी मैनेजमेंट का इनका काम करेगा आपका। फिर हमारे पास है ओ स्ट्रीम हमें कहता है कि आपको किसी भी तरह की आउटपुट, ये आपका आउटपुट स्ट्रीम क्लास कहलाती है, जो हमें आउटपुट ऑपरेशंस करने में हमारी हेल्प करती है। इसमें वेरियस टाइप के आउटपुट फंक्शंस हमें प्रोवाइड किए गए हैं, जिनके थ्रू अपन आउटपुट ऑपरेशंस कर सकते हैं। बाद में इन दोनों क्लासेस ने मिलकर अपनी एक कॉमन क्लास ड्राइव करी, जिसको नाम दिया गया IOStream इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्लास, जो ये कहती है कि साहब आप इनपुट और आउटपुट दोनों ऑपरेशन आप एक साथ करना चाहें तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे अपन ने stdio.h में पढ़ा कि आपको क्या करना था वहाँ पर, ये इनपुट के लिए आपके स्कैनफ था तो आपको लिखना था stdio.h, आउटपुट के लिए आपको लिखना था stdio.h C लैंग्वेज में। तो उसकी जगह पे अपन ने क्या किया था, उन दोनों को मर्ज करके बनाया था stdio.h। यहाँ पर भी जैसे आपके पास क्या है कि इनपुट स्ट्रीम है, आउटपुट स्ट्रीम है, तो दोनों को IO को कॉमन करके हमने क्या किया, एक नई क्लास ड्राइव कर ली, जिसके अंदर इनपुट क्लास के भी फीचर्स हैं और आउटपुट क्लास के भी फीचर्स हैं। तो ये आपकी कहलाएगी IOStream। तो इस क्लास को आप अपने प्रोग्राम में आप डॉक्यूमेंट सेक्शन में लिखेंगे जब भी आपको कोई इनपुट आउटपुट फंक्शंस, लाइब्रेरी फंक्शंस काम में लेने हैं। और क्योंकि ये क्लास है तो क्लास के मेंबर फंक्शन
को एक्सेस करने के लिए इन क्लास के ऑब्जेक्ट का ही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, वही आपको इसकी परमिशन देंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की, तो C++ में दो तरह के इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होते हैं, फॉर्मेटेड, अनफॉर्मेटेड। ठीक है, जैसे C लैंग्वेज में तो अपन प्रिंटफ, स्कैनफ से इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कर रहे थे, तो वहाँ पर तो हमें पहले से फॉर्मेटेड फंक्शन दिए हुए थे जिसके थ्रू आपका डेटा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में इनपुट होता था, पर्टिकुलर फॉर्मेट में आउटपुट होता था। लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है कि भाई आपको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन फॉर्मेटेड करना है, तो आपको उसके लिए स्पेशल टाइप के कुछ फंक्शन दिए हैं जो आपको फॉर्मेटेड ही इनपुट आउटपुट देंगे। और अगर आप उन फंक्शन को इस्तेमाल नहीं करके कुछ कॉमन नॉर्मल वे में वर्कआउट करते हो, तो आपके अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होंगे। तो फॉर्मेटेड ऑपरेशन के बारे में अपन आगे बाद में डिस्कस करेंगे, जब हमारे पास डेटा फाइल हैंडलिंग का टॉपिक आएगा, उसके साथ ही अपन फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के बारे में डिस्कशन होगा। फिलहाल अपन अभी जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इन C++। तो अनफॉर्मेटेड का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डेटा का कोई पर्टिकुलर साइज और टाइप दोनों प्री डिफाइंड नहीं होगा, आपको खुद को मैनेज करना पड़ेगा अपने हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने के लिए हमारे पास है Cout, Cin। अब हमारे पास क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज Cout एंड Cin। दोस्तों अभी अपन ने बात करी कि इनपुट स्ट्रीम क्लास है, आउटपुट स्ट्रीम क्लास है, दोनों क्लासेस क्या हैं, लाइब्रेरी क्लासेस हैं। तो चूँकि ये लाइब्रेरी क्लासेस हैं, इसका मतलब क्या है, बनी बनाई क्लास है। तो जब लाइब्रेरी में पहले से बनी हुई क्लास है, इसका मतलब इसका ऑब्जेक्ट भी पहले से क्या होगा, बनाया होगा। तो यहाँ पर Cin, Cout both are an object of this class। Cout हमारा जो है इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ आउटपुट स्ट्रीम लाइब्रेरी क्लास। आउटपुट स्ट्रीम लाइब्रेरी क्लास का ही क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और इट इज यूज टू गिव द रिजल्ट इन ए प्रोग्राम और प्रिंट द गिवन इंफॉर्मेशन और डेटा ऑन आउटपुट स्क्रीन एज ए आउटपुट फॉर्मेट। इसके साथ जो भी आप अपने कोई इंफॉर्मेशन है, कोई डेटा है, कोई वैल्यू है, किसी को भी आप एज ए आउटपुट फॉर्मेट में स्क्रीन पर डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो आप Cout का इस्तेमाल करेंगे। Cout ये कह रहा है कि साहब मेरे को जो आप दोगे मैं उसको प्रिंट करूँगा। अब कितना दोगे, कैसा दोगे, ये मुझे नहीं पता। तो Cout के साथ में आप ये ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं जिसको आप कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। जैसे सिंपल भाषा में अगर अपन C की लैंग्वेज में ऑपरेटर हमने पढ़ा था, तो वहाँ इसको अपन बिटवाइज ऑपरेटर की श्रेणी में डालते थे। और वैसे कॉमनली इसको हम क्या कहते हैं, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। राइट टू लेफ्ट डेटा को, बाइनरी ऑपरेशन को ट्रांसफर करने के लिए ये काम आता है हमारा। और यहाँ पर ये कहलाता है इंसर्शन ऑपरेटर। ये क्या करता है, राइट साइड से इंफॉर्मेशन को लेगा, पिक करेगा और Cout को देगा, और Cout उस इंफॉर्मेशन को प्रिंट करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने यहाँ पर लिखा Cout, ये न्यू लाइन C में भी था, यहाँ पर भी न्यू लाइन पे आपने लिखा हेलो फ्रेंड्स। तो ये एटलीस्ट ये क्या मानेगा, इसको एक स्ट्रिंग वैल्यू मानेगा, एक मैसेज मानेगा, और एटलीस्ट आपके आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगा न्यू लाइन करके हेलो फ्रेंड्स। ठीक है, अब ये तो है सिंगल इंफॉर्मेशन के लिए। ऐसे अगर मान लीजिए आप अपनी कुछ इंफॉर्मेशन को प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे मैंने बोला कि Cout माई नेम इज, जो भी आपने यहाँ पर वेरिएबल लिख दिया नहीं, तो यहाँ पर आउटपुट के तौर पे क्या देगा कि ये तो आपके स्ट्रिंग मैसेज है, तो एटलीस्ट प्रिंट करेगा कि माई नेम इज। और यहाँ पर ये इंसर्शन ऑपरेटर क्या कर रहा है,
अपने सीक्वेंस में वर्क करते हैं। तो पहला ऑपरेटर अपने फर्स्ट स्ट्रिंग को सीक्वेंस में लेगा, सी आउट को देगा और ये रिमूव हो जाएगा। फिर अगला ऑपरेटर नेम वेरिएबल में से जो नाम पड़ा है उसको रिट्रीव करेगा और रिट्रीव करके सी आउट को देगा, तो वो नेम वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने का काम करेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सी आउट के साथ जितनी नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन या डेटा या वैल्यू को आप प्रिंट कर रहे हो, तो एवरी डेटा और वैल्यू विल बी सेपरेटेड बाय सेपरेट इंसर्शन ऑपरेटर इन ए लाइन। उस लाइन में जितनी अलग अलग वैल्यूज हैं उतनी अलग अलग ही आपको इंसर्शन ऑपरेटर लगा के उन सबको क्या करना है, सेपरेट करना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है सीन। सीन आपका सी लैंग्वेज में स्कैनर की तरह ही काम करता है। इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ इनपुट स्ट्रीम लाइब्रेरी क्लास। ये इनपुट स्ट्रीम लाइब्रेरी क्लास का ऑब्जेक्ट है विच इज यूज टू read the data or value during the program runtime as an input form। आपके प्रोग्राम को जब आप रन करते हो तो रन करने के दौरान आप जो भी डेटा या वैल्यू प्रोग्राम में इनपुट करना चाहते हैं, तो वो वैल्यू जब आप इनपुट करते हैं तो इनपुट का मतलब है ये सी इन क्या करता है आपसे, इट विल आस्किंग सम डेटा और इंफॉर्मेशन एज एन इनपुट फॉर्म फ्रॉम द यूजर ड्यूरिंग द प्रोग्राम रन टाइम। और ये लेगा, वैसे इसका काम है डेटा को लेना। डेटा को लेने के बाद डेटा को मैनेज कहाँ करना है, ये इसका काम नहीं है। तो ये काम कौन करेगा, तो सी इन के साथ हम यहाँ पर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। ये ऑपरेटर सिंपल भाषा में आपका बिटवाइज ऑपरेटर है, और वैसे इस ऑपरेटर को अपन राइट शिफ्ट ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं, जो लेफ्ट से राइट में वैल्यू शिफ्ट करता है। दैट मीन्स सी इन वैल्यू को पास करेगा, इनपुट लेगा, और इनपुट लेने के बाद में एक्सट्रैक्ट ऑपरेटर क्या करेगा, उस वैल्यू को सी इन से एक्सट्रैक्ट करेगा, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसके आगे जो वेरिएबल आपने दिया है उस वेरिएबल में उस वैल्यू को पुट करने का काम करेगा। ठीक है, जैसे सपोज यू वांट टू इनपुट योर नेम एंड रोल नंबर इन द वेरिएबल, तो आपने क्या लिखा, सी आउट एंटर योर नेम एंड रोल नंबर, ये आपने मैसेज डाला। और इनपुट के लिए आपने लिखा सी इन नेम और रोल। अब जब आप अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये आपके आउटपुट स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा यहाँ पर एंटर योर नेम एंड रोल नंबर। अब मान लीजिए आपने अपना कोई भी नाम डाला, यहाँ पर जैसे आपने डाला कि राम और रोल नंबर डाल दिया 101, तो यहाँ पर सीन क्या करेगा, आपका पहला जो सीक्वेंस इनपुट है राम, उसको इनपुट करेगा और उस वैल्यू को ये एक्सट्रैक्ट ऑपरेटर निकालेगा यहाँ से और लेकर किसमें डाल देगा। फिर सेकंड वैल्यू आपकी ये एक्सट्रैक्ट होगी, वो किसमें जाएगी, रोल में। यहाँ पर आप सिंपल भाषा में ये भी कह सकते हो कि एक्सट्रैक्ट ऑपरेटर आस्किंग इनपुट फ्रॉम सी इन। सी इन से ये क्या करता है, वैल्यू आस्क करता है इनपुट के लिए, और सी इन इनपुट लेकर इनको देने का काम करता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हम अभी पढ़ क्या रहे हैं, अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। तो यहाँ पर आपको अपनी सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन और सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल दोनों को प्रॉपर वे में मैनेज करना पड़ेगा। जैसे आपने यहाँ पर बोला कि आप एंटर योर नेम एंड रोल नंबर, तो आपको पहले क्या डालोगे, नेम, फिर क्या डालोगे, रोल नंबर। लेकिन अगर आपने वेरिएबल्स को उल्टा लिख दिया, पहले आपने रोल लिख दिया फिर नेम लिखा, तो यहाँ पर एरर भी नहीं आएगी, लेकिन आपकी वैल्यू गलत इनपुट हो जाएगी। तो उस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि आपकी इंफॉर्मेशन प्रॉपर वे में मैनेज हो। तो आपको यहाँ पर प्रॉपर वे में अपनी राइटिंग ऑफ द कोड, सीक्वेंस ऑफ द वेरिएबल प्रॉपर वे में लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का इस्तेमाल करेंगे C++ के अंदर।
अब अपन बात कर रहे हैं साहब C++ में अपन ने क्लासेस के बारे में बात करी थी, थोड़ा पढ़ा भी था कि साहब उसमें डेटा मेंबर क्या होते हैं, परमिशन के बेस पे वर्क करते हैं। तो यहाँ पर अपना टॉपिक है अगला कि परमिशन एक्सेसिफायर। अब कहने का मतलब है क्लास के अंदर जो भी मेंबर्स आप काम में लेंगे, डिक्लेयर करेंगे, डिफाइन करेंगे, तो उनको एक्सेस करने के लिए क्या क्या परमिशन आप सेट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसके लिए मैं आपको एक टेबल के जरिए इस चीज़ को समझा रहा हूँ कि किस तरह की परमिशन देने पे कौन कौन सी परमिशन एक्सेस की जा सकती है, कौन सी एक्सेस नहीं की जा सकती। यहाँ पर हमारे पास 3 तरह की परमिशन है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम किसी भी तरह की कोई परमिशन क्लास में डिफाइन नहीं करते हैं तो ऑल द मेंबर्स आर डिक्लेयर्ड एज अ प्राइवेट फॉर्म। डिफ़ॉल्ट परमिशन प्राइवेट ही मानी जाएगी अगर आपने किसी तरह की परमिशन नहीं लिखी है तो। और प्राइवेट परमिशन अगर आपने क्लास के अंदर दे दी तो वो मेंबर क्लास के बाद कहीं भी एक्सेसिबल नहीं होगा। और नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि क्लास के अंदर डेटा मेंबर नॉर्मली हम प्राइवेट बनाते हैं डेटा सिक्योरिटी के लिए, और मेंबर फंक्शन को हम पब्लिक बनाते हैं ताकि एक्सटर्नल एंटिटी ऑब्जेक्ट के थ्रू आपके क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को मेंबर फंक्शन के थ्रू ऑपरेट करवा सकते। ठीक है, तो ये एक टेबल है हमारे पास, परमिशन एक्सेसिफायर टेबल है, जिसमें मैंने यहाँ लिखा है परमिशन टाइप की किस तरह की आप परमिशन देंगे, और एक्सेस परमिशन का मतलब है अगर इस तरह की परमिशन देने पे कौन कौन सी परमिशन यूजर काम में ले सकता है या एक्सटर्नल एंटिटी उसको यूटिलाइज कर सकती है। अगर आपने क्लास के अंदर पब्लिक परमिशन के थ्रू कोई मेंबर डिक्लेयर करे हैं तो वो मेंबर केवल एक्सटर्नल एंटिटी केवल पब्लिक मेंबर को इस्तेमाल कर सकती है, वो प्रोटेक्टेड को इस्तेमाल नहीं कर सकती, वो प्राइवेट मेंबर को इस्तेमाल नहीं कर सकती। यानी अगर क्लास में मेंबर फंक्शन पब्लिक है तो ऑब्जेक्ट के थ्रू वो पब्लिक मेंबर फंक्शन को इस्तेमाल करेगी। प्रोटेक्टेड कोई मेंबर है या प्राइवेट मेंबर है तो वो एक्टिवेट नहीं होगा एक्सटर्नल एंटिटी के थ्रू। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का जनरली इस्तेमाल हम तब करते हैं कि हमारे पास क्लास में कुछ ऐसा कोई डेटा मेंबर है कि जिसको हम नॉर्मली तो हम चाहते हैं कि यहाँ के डेटा सिक्योरिटी के लिए डेटा मेंबर को प्राइवेट बनाते हैं, लेकिन कई बार ऐसे कुछ सर्कमस्टेंस हमारे पास जनरेट होते हैं कि हमें किसी डेटा मेंबर को दूसरे के साथ शेयर करना ही पड़ता है। तो हम शेयरिंग में ये चाहते हैं कि वो उसका यूटिलाइज तो कर ले लेकिन उसको मॉडिफाई नहीं कर पाए, उसको एडिट नहीं कर पाए, तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर उस डेटा को प्रोटेक्टेड बना के डिक्लेयर करते हैं ताकि वो एक्सेसिबल तो होगा लेकिन वो मॉडिफाई नहीं होगा, एडिट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर अगर आपने किसी को प्रोटेक्टेड परमिशन दी है तो वहाँ पर वो मेंबर पब्लिक को इस्तेमाल कर सकता है, प्रोटेक्टेड को कर सकता है, लेकिन प्राइवेट मेंबर को इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, फिर हमारे पास आता है प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब क्या है कि आपने मान लीजिए सिंपल एक भाषा में अगर अपन बात करते हैं कि अपन अपने फ्रेंड के साथ रहते हैं, अब फ्रेंड के साथ रहते हैं तो हमारे जो कॉमन इंफॉर्मेशन है वो सभी में शेयरेबल है, सब में शेयर होती है कि हम क्या हैं, कहाँ रहते हैं, फैमिली में कौन है। लेकिन आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कई बार अपन फ्रेंड सर्किल में भी शेयर नहीं करते, ठीक है। लेकिन अगर आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी सबके साथ शेयर कर दी तो आपके पास अपना खुद का कुछ रहा क्या, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन रही क्या कि जो आपके लिए गुप्त है, नहीं ना। वही चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर क्लास के प्राइवेट मेंबर को अगर आपने शेयर कर दिया तो प्राइवेट मेंबर शेयर हो गया, पब्लिक अपना शेयर होता है, प्रोटेक्टेड भी शेयरेबल होता है और प्राइवेट भी शेयर हो गया, तो आपकी पूरी क्लास ही क्या हो गई, शेयरेबल हो गई। उस क्लास के सभी मेंबर्स को आप शेयरेबल बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर प्राइवेट मेंबर को आपने परमिशन दे दी तो यहाँ पर पब्लिक भी वो काम में ले सकता है, प्रोटेक्टेड भी ले सकता है और प्राइवेट भी ले सकता है। तो ये ध्यान रखिए, ये हमारी परमिशन एक्सेसिफायर टेबल है। तो अपन जब क्लास बनाएंगे तो उन क्लास के मेंबर को कौन सी परमिशन कब देनी है, कब नहीं देनी, इसके टेबल के अकॉर्डिंग ये चीज़ डिसाइड की जाएगी। अब अपना ये टॉपिक क्लियर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक में अपन डिस्कस करेंगे कि हाउ टू क्रिएट ए क्लास इन C++। ओके, थैंक यू।